एक पत्नी अपने पति को लेकर एक बियाबान कब्रिस्तान में जाती है और जाने के बाद उसको वहाँ पर जाम पिलाती है, शराब पिलाती है। फिर जिसके बाद उसी कब्रिस्तान के अंदर तमाम मुर्दों के बीच अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। फिर जिसके बाद वहाँ पर एक ऐसा कांड होता है जिसमें पति की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, आपका कलेजा कांप उठेगा, आपका गला सूख जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर की। आदर्श नगर में एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान के सामने से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो देखता है कि ये कब्रिस्तान तो काफ़ी टाइम से बंद था, आखिर आज इसका गेट क्यों खुला है। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है, अंदर जाता है, तो उसकी एक ज़ोरदार चीख निकलती है। जैसे ही आसपास के लोग इस चीख को सुनते हैं तो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति कब्रिस्तान की ज़मीन पर पड़ा है और उसके सर को किसी ने कुचल रखा है और उसका सर ज़मीन से चिपका हुआ है। फिर जिसके बाद इस मामले को पूरा देखने के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस जब इस अज्ञात शव को देखती है तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिर ये शव किसका है और इसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की है। फिर जिसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट जाती है, इसके बारे में तफ्तीश करना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है, इसका नाम शाहरुख है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। शाहरुख इस कब्रिस्तान से थोड़ा ही दूर अपनी पत्नी के साथ गुलनाज के साथ रहता है, जिसकी उम्र 25 साल है। पुलिस को जैसे ये बात मालूम होती है तो पुलिस सीधा शाहरुख के घर पर जाती है, मृतक के घर पर जाती है और जाने के बाद गुलनाज से बात करती है, यानी इसकी पत्नी से बात करती है। उससे कहती है कि तुम्हारा पति कब घर से निकला था और तुम्हारे पति की इस तरीके से हत्या हो चुकी है, और आपका पति कब घर से निकला था, तुम्हें किसी के ऊपर शक है या फिर फ़ोन पर किसी से बात हुई थी या किसी से आपके पति की दुश्मनी थी। फिर जिसके बाद गुलनाज कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, मेरा पति नशे का आदी है, दिन रात नशा करता रहता है। वो नशे में ही घर से निकला था और मुझसे ये कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन आप मेरे पास आए हैं तो मुझे मालूम हुआ है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। फिर जिसके बाद पुलिस वहाँ से आ जाती है। आने के बाद पूरी तरीके से इस मामले की तफ्तीश में जुड़ जाती है और इस मामले की जांच में जुट जाती है। एक टीम गठित की जाती है। टीम पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देती है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी पूछताछ करती है और कब्रिस्तान के आसपास में जितनी भी दुकानें हैं उनसे बातचीत करना शुरू करती है, उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो आसपास में जो कब्रिस्तान की दुकान थी उसे जैसे ही मालूम करती है तो वो बताते हैं इसी कपड़े में, इसी हुलिये में एक शख्स आया था, लेकिन उसके साथ एक महिला भी थी, एक लड़की भी थी। उसने हमारी दुकान से कुछ नमकीन वगैरह ली थी, फिर वो यहाँ से चली गई थी। फिर जिसके बाद पुलिस का शक शाहरुख की पत्नी पर जाता है, यानी गुलनाज के ऊपर जाता है। फ़ौरन पुलिस उसका एक फ़ोटो निकालती है और उस व्यक्ति को दिखाती है, उस दुकानदार को दिखाती है और पूछती है क्या वो जो लड़की थी यही थी। तो दुकानदार जैसे ही इस फ़ोटो को देखता है वो कहता है कि हाँ, ये वही लड़की है जो इस व्यक्ति के साथ आई थी, जिसने हमारे से नमकीन वगैरह ख़रीदी थी। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से शिनाख्त पुलिस की हो जाती है। पुलिस सीधी गुलनाज को उठवा लेती है, उसे अपने पास अपने थाने में बुला लेती है। फिर जिसके बाद उससे पूछताछ करती है, उससे सख्ती से कहती है कि हम जानते हैं, पूरे मामले को हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, लिहाजा तुम अपने गुनाह को कबूल करो कि तुमने ही ये सब किया है और आखिर किया है तो क्यों किया है। फिर जिसके बाद गुलनाज पूरी तरीके से टूट जाती है, वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिर जिसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। गुलनाज बताती है कि अब से 3 साल पहले मेरी शादी शाहरुख से हुई थी। शादी के बाद से ही मुझे मालूम हुआ है कि शाहरुख नशे का आदी है, शराब भी पीता है और अन्य कई भी नशे करता है। जिसके बाद से शाहरुख जैसे ही नशा करता था वो मुझे मारता था, पीटता था। जो भी वो कमा कर लाता था तो वो अपने नशे पर ही सारा खर्च कर दिया करता था। नशे के बाद मुझे मारता था, कहता था कि अपने घर से पैसे मंगवाओ, लिहाजा तुम्हें अपने घर से बहुत सारे पैसे मंगाने चाहिए जो मुझे देने चाहिए। जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 3 साल से मैं इस दर्द को महसूस करती आ रही थी। 3 साल से मैं अपने ऊपर ये अत्याचार महसूस करती आ रही थी। फिर वहीं अब से 1 साल पहले मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जिसका नाम था इमरान। इमरान को मैंने अपने सारे दुख दर्द बताए,
इमरान मुझसे हमदर्दी करने लगा था, मुझसे मोहब्बत करने लगा था। 1 साल मेरी इमरान के साथ गुजर गई थी। मैं तमाम बातें इमरान को बताती थी, उसी से शेयर करती थी। फिर एक रोज़ इमरान ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लिहाजा तुम्हें अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। क्यों ना हम शाहरुख को बीच से हटा दें, क्यों ना उसकी हम हत्या कर दें। अगर तुम कहोगी तो हम ये सब करेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू हो सकती है। चाहो तो तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू कर लेना, नहीं तो किसी और व्यक्ति के साथ भी तुम अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। फिर जिसके बाद गुलनाज़ मान जाती है, वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ पूरे तरीके से। फिर जिसके बाद इमरान अपने 2 दोस्तों को और तैयार कर लेता है, जिसका नाम, एक दोस्त का नाम था धीरज, दूसरे का नाम था नीतीश। फिर जिसके बाद ये पूरी तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग करने के बाद गुलनाज़ को वो प्लानिंग बताई जाती है। गुलनाज़ कहती है ठीक है मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगी, हम इस पूरी प्लानिंग से ही मैं अपने पति को बुलाऊंगी। फिर जिसके बाद बुधवार के दिन गुलनाज़ अपने पति के साथ बैठी होती है। वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहती हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब भी पिलाऊँगी, तुम्हें चिकन भी खिलाऊँगी, सब कुछ खिलाऊँगी। जैसे ही शाहरुख इस बात को सुनता है वो कहता है तो शराब मंगा लो, मैं उसको पी लूँगा, हम पार्टी करेंगे। गुलनाज़ कहती है लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, मैंने एक जगह सेलेक्ट की हुई है, उस जगह पर हम चलेंगे, वहीं पर ही आप शराब पीना, हम वहीं पर ही पार्टी करेंगे। फिर जिसके बाद गुलनाज़ अपने पति को लेकर आदर्श नगर के एक कब्रिस्तान में, जो काफ़ी टाइम से बंद था, उसमें पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ पर उसको जाम पिलाती है, उसे शराब पिलाती है। फिर जिसके बाद उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद जैसे ही शाहरुख बेहोशी के आलम में जाने लगता है, धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगता है। फिर जिसके बाद गुलनाज़ इमरान को फ़ोन करती है। इमरान जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है तो इमरान देखता है कि शाहरुख ज़मीन पर बेहोशी के आलम में लेटा हुआ है, सो रहा है। इतना देखना था कि इमरान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वहीं पर ही एक भारी पत्थर रखा होता है, पत्थर को उठाता है, ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है, उसके सर को कुचलना शुरू कर देता है और तब तक कुचलता है जब तक शाहरुख की मौत नहीं हो जाती है। फिर जिसके बाद ये तीनों ही वहाँ से कब्रिस्तान से वापस अपने घर चले जाते हैं। इनको लग रहा था कि शायद सारा मामला ख़त्म हो चुका है, हमारी ज़िंदगी एक नई तरीके से शुरू होगी। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं अपराध चाहे कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गुनाह चाहे कितना छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, वो दुनिया के सामने आकर ही रहता है। एक ना एक दिन इसके ऊपर से पर्दा उठ ही जाता है। फिर जिसके बाद ये बदकिस्मती से ये शव एक व्यक्ति के सामने आ जाता है। फिर जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है। तमाम ये पूरी साजिश इस तरीके से रची जाती है। इस तमाम जानकारी को लेने के लिए मैंने जयपुर के आदर्श नगर में फ़ोन भी किया था, जिनसे मैंने मालूमात की थी। आबिद अली साहब, मैंने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था ये घटना जो है सच्ची है, बल्कि इसमें शक के बिना पर कुछ लोगों को भी पुलिस ने उठाया था, जिसमें हमने पूरे तरीके से उन लोगों का सहयोग किया था और फिर उसके बाद पुलिस ने उनको छोड़ भी दिया था। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। आप ऐसी घटनाओं को देखें, ऐसी घटना को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव लाएं, अपने अंदर कुछ सावधानियाँ लेकर आएँ, ताकि हम, आप और हमारी फैमिली सुरक्षित रह सके। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जो गुलनाज़ ने प्लानिंग खौफनाक की थी, क्या ये सही थी? गुलनाज़ के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो चाहती तो पुलिस की मदद ले सकती थी, वो चाहती तो अपने जितने भी बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको बिठाती, उनसे बातचीत करती, उनको बताती कि मेरे साथ 3 साल से ये होता आ रहा है, तो हो सकता था कि उसकी कोई और मदद हो सकती थी। जो गुलनाज़ ने ये खौफनाक रास्ता अपनाया, क्या ये रास्ता अपनाना उसके लिए सही था या गलत था? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।